नमस्कार। आज हम नेट पेपर 1 के 50 सवाल देखेंगे। उसमें हम पहली कक्षा में जो पहले 25 सवाल हैं उनको समझेंगे। अब ये पेपर बहुतों के लिए भ्रमित पेपर था, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि पेपर बहुत ही आसान था, पर फिर भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने गलतियाँ की हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं और किस सुधार की आवश्यकता है। अब पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें पर कैपिटा ओनरशिप निकालनी है। इसमें सिर्फ एक ही कैच है, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर लाख में वैल्यू दी गई है, यहाँ पर मिलियन में वैल्यू दी गई है। 2011 के डेटा पे आपको निकालना है, तो ये और ये लेना है। तो ये हो जाएगा 1018.65 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1210.19 इंटू 10⁶। तो यहाँ पर ये 10⁵ लाख बताएगा, 10⁶ आपका मिलियन का कन्वर्जन है, और इससे आपका आंसर आता है 0.084। अगला क्वेश्चन है, आपको औसतन जो हर 10 साल की वृद्धि दर है वो निकालनी है। तो ये कैसे निकाली जाती है, सबसे पहले ये देखते हैं। और अपने को कार्स के लिए निकालनी है, तो कार्स के लिए सबसे पहले अपन कैसे निकालेंगे। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि 6 डेटा दे रखे हैं, अपने पास कितनी वैल्यू आएगी, 5 वैल्यू आएगी। सबसे पहले के लिए अगर निकालना है तो 6.82 माइनस 3.1 डिवाइडेड बाय 3.1 इंटू 100 ऐसे करेंगे तो पहले का आएगा, और इसी तरीके से करते जाएंगे तो सबकी वैल्यूज़ आएंगी। उन सारी वैल्यूज़ को जोड़कर उसको 5 से भाग दे देंगे तो आपकी औसत वैल्यू आएगी, और इसके लिए आप निकालेंगे एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट, और इसका आंसर आपका बैठेगा लगभग 130.88 के आसपास, जो कि 131 हम बोलते हैं। अगला है, आपको टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालने हैं जो पैसेंजर हैं, जो व्यक्तियों के जाने के लिए हैं, और 4 व्हीलर है 2001 में। अब ये भी वापस बहुत सिंपल है, 2001 का हम डेटा देख रहे हैं, इसमें व्यक्तियों के लिए निकालने हैं, ठीक है। और क्या निकालने हैं, पैसेंजर व्हीकल 4 व्हीलर। तो आपने 2 व्हीलर तो हाथ के हाथ कैंसिल कर दिया, आपने गुड्स व्हीकल कैंसिल कर दिया, क्योंकि लोगों के जाने के लिए निकालना है, ये सामान के लिए है। और अदर्स में आपको पता नहीं लोग जा रहे हैं या सामान जा रहा है, तो उसको भी आप हटा दें। तो अब बचा है आपकी ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को आपने ऐड कर दिया और इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो आपका आ जाएगा जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर, तो वो होगा लगभग 13.9%, जिसको हम बोलते हैं 14% अप्रॉक्सीमेटली। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन आपको निकालना है। अब वापस सेम चीज़ जो हमने कार के लिए की थी, वही चीज़ हम पॉपुलेशन के लिए करेंगे। दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय द बेस ईयर, सो करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, उसकी तरीके से हम निकालते हैं। तो 548 माइनस 439 डिवाइडेड बाय 439, तो इसी तरीके से हम ये पांचों वैल्यूज़ निकालेंगे, और जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसमें सबसे ज़्यादा डिकेडल वृद्धि दर पाई जाएगी। तो ये वैल्यू आपके आती है 6171 के लिए, जो कि लगभग होती है आपकी 24.7%। तो ये आपका सही उत्तर हो गया चौथे क्वेश्चन के लिए। और जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें वापस वही पूछा गया है, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार, कि आपको डिकेडल ग्रोथ रेट, डिकेडल आपको वृद्धि दर निकालनी है कार की, जो कि दो पहिए वाले व्हीकल से द्विपहिए वाले व्हीकल से ज़्यादा है। तो हमने कार की तो ऑलरेडी निकाली थी सेकेंड क्वेश्चन के लिए, सेम चीज़ हमको 2 व्हीलर्स की करनी है। अब 2 व्हीलर्स की जब हमने वापस कैलकुलेशन की, तो ये जो लास्ट की 2 कैलकुलेशंस की वैल्यूज़ हैं, जो कार के लिए थी वो लगभग 170 आई और इसकी लगभग 164 आई। तो ये एक ही केस है जिसमें आपकी 2 व्हीलर्स की वैल्यू कम है, वृद्धि दर कम है। बाकी सारे केसेस में जो वृद्धि दर है वो कार से और जीप से 4 व्हीलर से ज़्यादा है। तो आपका आंसर हो गया 2011। तो इस तरीके से हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 सवाल किए। अब आगे आ जाते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ पे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ की हमारी इंग्लिश में एक ऑलरेडी वीडियो है, हम कोशिश करेंगे हिंदी में भी उसको जल्द ही बनाएं। जैसा कि हमने उसमें समझाया था कि आपको ABCD को एक सर्कल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ABCDEFGH इसको पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में लिख दिया। अभी मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, आप यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए। अब अगला है DGK HMS और MTB, यहाँ तक की आपको जानकारी दे रखी है। अब अगर मैं इसमें समझूं तो इसमें एक भी अक्षर का गैप नहीं है, इसमें 1 अक्षर का है, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4, 5, 6, 7, तो अगले में होगा 8 और 9। यहाँ तक की एक चीज़ साफ हो गई। अब हम क्या करते हैं, बीच वाले अक्षर को पहले वाले से रिलेट करते हैं, बीच वाले को पहले वाले से रिलेट करते हैं, तो ये एक और सिंपल चीज़ हो गई।
अब B के बाद जब D आता है तो बीच में एक अक्षर छूटता है B C D। जब G के बाद H आता है तो वो इमीडिएटली बाद में आ जाता है, G के इमीडिएटली बाद में H आ जाता है। M और M हमने वैसा का वैसा ले लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, T में हम एक पीछे चले जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर 0 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं -1 होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल नंबर सीरीज आपकी मेंटेन हो रही है। तो T का एक पहला अक्षर कौन सा हुआ, S। अब S के ऊपर, S के बाद 8 लेटर्स छोड़ के अगला लेटर कौन सा आएगा, B। तो S B से जो शुरू हो रहा है वो सही आंसर हो गया। आपको पूरा भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब चॉइसेस बहुत दूर दूर हैं। अब अगला है जो क्वेश्चन, वो है आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की हमने इंग्लिश में ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं और उस क्लास में और पिछले पुराने पेपर्स अगर आपने देखे हों तो उसमें आपने साफ साफ यही बात की है कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे हर साल एक सवाल निश्चित तौर पे आता है और अगर आपको सिर्फ ये डायग्राम याद है, आपने रट रखा है, तो कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप ये सवाल गलत कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में साफ साफ पूछा हुआ है कि दोनों स्टेटमेंट साथ में गलत नहीं हो सकते पर दोनों सही हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी दो कंडीशन है जिसमें ये हो रहा है, या तो कॉन्ट्राडिक्टरी में हो रहा है या सब कॉन्ट्ररी में हो रहा है। अब सब कॉन्ट्ररी ही ऐसा है जिसमें ये गलत होगा तो ये सही होगा और ये गलत होगा तो ये सही होगा। इसका मतलब ये दोनों साथ में गलत नहीं हो रहे हैं पर ये साथ में सही हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये सही है तो इसके लिए हम कहते हैं कि अनसर्टन है, मतलब ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया सब कॉन्ट्ररी, मतलब सम और सम नॉट वाली जो कंडीशन है वो ही सही होगी। तो कुछ और कुछ नहीं। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, ये ऑल वाला है, ये नन वाला है। तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं हो सकते तो कौन सा हो सकता है, बी और सी। तो आपका ओनली आंसर यहाँ पे हो सकता है बी और सी। अगला है क्लासरूम में प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन किससे बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं एक अपना उद्देश्य रख दूं तो उससे अपन मैसेज रिसेप्शन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि आज अपन इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव कम्युनिकेशन या परसुएसिव संचार का ये जो टॉपिक है ये ब्राउन यूनिवर्सिटी की उस फाइंडिंग्स में से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगले साल आपके नेट के एग्जाम के पहले इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको जैसे ही इसकी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टल कोर्स में भी कवर्ड है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये हमेशा सच है, ऐसा पूर्णतः सत्य है कि जब पहली बार लाइफ आई पृथ्वी पर तब कोई नहीं था, हम में से किसी ने उसे देखा नहीं है। पर अगर हम इसको सच मानते हैं तो हम ये पक्के से कह सकते हैं कि जब लाइफ आई और उसके ओरिजिन के बारे में जो हमने बात कही वो एक थ्योरी की तरह माना जाए। तो इसको हमने क्या किया, सेकेंड स्टेटमेंट को हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट। तो दो यहाँ पर सही ऑप्शन है, ये हमने आर्ग्यूमेंट्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गलत किया है, तो इसको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। अब है स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन द क्लासरूम कैन रिड्यूस स्टूडेंट्स। अब आप ये समझिए कि मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको गांधी जी के ऊपर लेक्चर दिया और साथ में मैंने एक ऑडियो क्लिपिंग चला दी जिसमें गांधी जी ने खुद ने अपनी बात कही है। जैसे हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, स्वच्छता में गांधी जी की बात कर रहे हैं, और साथ में हमने एक ऑडियो क्लिप चला दी जिसमें गांधी जी ने स्वच्छता के ऊपर जब वो काशी विश्वविद्यालय गए थे तो उन्होंने स्वच्छता की बात कही थी और किस प्रकार से लोगों को ये समझाया था कि देश को स्वच्छ बनाना ज़रूरी है, तो ही हम सेल्फ गवर्नेंस की बात कर सकते हैं। तो वो बात अगर उनकी आपने शब्द उसी क्लास में सुन लिए तो आपको क्या रहेगा, ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। तो आप अपनी क्या चीज़ कम कर रहे हैं, आप अपना कॉग्निटिव लोड कम कर रहे हैं। कॉग्निटिव लोड का मतलब ये होता है कि आपको कोई चीज़ याद रखने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, वो चीज़ आपकी यहाँ पर कम हो रही है। तो इसके लिए इसका सही उत्तर होगा 4। अगला है अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ। अगर मेरे पास 3-4 प्रेमाइस हैं और सारी प्रेमाइस मैंने बोल दिया कि सही है या सत्य है और उसके बाद भी मैं कह रही हूँ कि जो कंक्लूजन है वो गलत है, तो ये क्या हो गया, ये एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़,
अगर मैं किसी भी आर्ग्यूमेंट की बात करना चाहती हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो उसका कंक्लूजन ट्रू होगा अगर वो इनवैलिड है तो बी और डी तो आपके वैसे ही गलत हो गए, तो जो सिर्फ सही उत्तर बचता है वो है सी, तो यहाँ पर सी सही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो शुरुआत है वो ही बहुत धमाकेदार होनी चाहिए, आप उसको इस तरीके से कह सकते हैं, या आइस ब्रेकर होनी चाहिए, ऐसा कि जो पूरे ऑडियंस है वो एक बार बंध जाए आपकी बात में और उसके बाद आप अपना संवाद चालू कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया आइस ब्रेकर। अगला है वापस अल्फाबेट सीरीज पर, इसमें हम क्या करेंगे, शुरू के 4 अक्षरों को आप लेंगे, तो COVA लिया आपने और यहाँ पर आपने लिया BWPD। अब A से अगला लेटर B आता है, V का अगला लेटर W, O का P और C का D, तो बिल्कुल सिंपल है। अब एलिफेंट में भी हम वही करेंगे, पहले 4 लेटर ले लेते हैं, P का अगला आता है Q, E के बाद आता है F, L के बाद आता है M और E के बाद आता है F, तो Q F M F आपकी सीरीज हो गई। आपने पहले 4 निकाल दिए तो आपको बाकी के तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, वो अकेली ऐसी चॉइस है जिसमें ये आंसर है, तो B आंसर हो गया। सीरीज प्रॉब्लम बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं सेकेंड नंबर को यहाँ पे समझूं तो ये क्या हुआ, 2 स्क्वायर प्लस 2 × 1, पहले उस नंबर का स्क्वायर किया, एक नंबर का स्क्वायर किया और उससे एक छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ दिया, तो दूसरा हो गया 3 स्क्वायर प्लस 3 × 2, 4 स्क्वायर प्लस 4 × 3, 5 स्क्वायर प्लस 5 × 4 और 6 स्क्वायर प्लस 6 × 5, तो 6 स्क्वायर होता है 36, 36 में आपने 30 जोड़ा तो ये हो गया 66, तो आपका सही उत्तर हो गया यहाँ पे 66। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के ऊपर, ये हमने ऑलरेडी किया है, तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, हिंदी में भी हमने कवर कर लिया है ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन की जब हम बात करें, रक्त संबंधों की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अजय ने राकेश को देख के कहा कि ये जो आदमी खड़ा है इसका जो बेटा है, इसका जो सन है, वो मेरे सन, ये मैं हूँ, और मेरे सन का अंकल है, तो ये इससे एक लेवल ऊपर हो गया और ये अंकल के भी पापा हुए। इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट्स अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वाइगॉस्की की थ्योरी है जिसमें हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है साइलोजिज्म का। साइलोजिज्म हमने इंग्लिश में कर रखा है, अगर आप वो वीडियोज़ एक बार देखेंगे या पोस्टल कोर्स रेफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बैट, मैमल्स और बर्ड्स। अब हमने पहली बार कहा ऑल बैट्स आर मैमल्स, मतलब सारे ही बैट्स जो हैं वो मैमल्स हैं, तो कोई भी बैट मैमल्स के बाहर नहीं है, तो इस क्षेत्र में कोई भी बैट नहीं हो सकता। और अगले स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं नो बर्ड्स आर बैट्स, मतलब कोई भी बर्ड जो है वो बैट नहीं है, मतलब इस क्षेत्र में भी कुछ भी नहीं है, तो ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया। अब इसके बेसिस पे मैं ये नहीं कह सकती कि नो बर्ड्स आर मैमल्स, इन दोनों के बीच में मैं कोई रिलेशन नहीं निकाल सकती, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही बचता है, वो ये है नो बैट्स आर बर्ड्स, क्योंकि कोई भी बैट अब बर्ड नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं आ रहा, सारे बैट्स जो हैं वो सिर्फ इसी क्षेत्र में है, तो इसका एक ही सही उत्तर है जो है तीसरा। अगला क्वेश्चन है दिशा पे। दिशा हमने वापस किया है, तो वही चीज़ वापस पूछी गई है, इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगाई जाएगी, वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप 20 मीटर ऊपर चले, उसके बाद आप 10 मीटर राइट में गए, फिर आप लेफ्ट में 10 मीटर गए, फिर आप वापस राइट में 20 मीटर गए और फिर आप राइट में 70 मीटर गए, तो ये 20 और ये 10 ये मिला के हो गया आपका 30, और इधर 20 और ये 10 वापस मिला के हो गया आपका 30, क्योंकि ये कुल 70 है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया 40, तो ये दूरी कितनी हो गई 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का अंडर रूट, तो हो गया आपका 50, तो ये दूरी हो गई आपकी 50 मीटर। अगला क्वेश्चन था, ये एनालॉजी का आर्ग्यूमेंट है, हमने ऑलरेडी जो आर्ग्यूमेंट समझे हैं उसमें ये किया है, तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, तो हम समुद्र के पानी पिघलने की उपमा किससे दे रहे हैं कि अगर हमने एक ग्लास में बर्फ रख दी है और वो बर्फ पिघल रही है, तो हम उसके साथ उसकी उपमा कर रहे हैं, उसके साथ उसकी तुलना कर रहे हैं, तुलनात्मक बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला है
क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो एम्पैथेटिक होना चाहिए, क्योंकि टीचर को ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तभी वो टॉपिक को बार बार रिपीट करने के लिए एम्फेसाइज करेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा एम्पैथेटिक। अगला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको गलत किया है, तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जॉन डेवी ने 1991 में ये साफ साफ कहा था कि जो सेलिंग और बाइंग का रिलेशनशिप है वही टीचिंग और लर्निंग का रिलेशनशिप है। तो सिर्फ अगर आपने ये चीज़ ध्यान में रखी है तो आप ए को सही बोलेंगे। अदरवाइज 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ने सोचा कि ये क्या स्टेटमेंट दे रखा है, इसका तो कोई तालमेल ही नहीं बनता, इसको गलत कर दो, तो वो नहीं है, ए यहाँ पर सही है। तीसरा है, टीचिंग जो है 3 व्यक्तियों या 3 चीज़ों के बीच का रिलेशन है। एक टीचर होना चाहिए, एक सुनने वाला श्रोता होना चाहिए या लर्नर होना चाहिए जो सीख रहा है, और एक टॉपिक होना चाहिए। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनती है वो उसको हम ट्रायडिक रिलेशनशिप कहते हैं। और दूसरी तरफ जो है लर्निंग, जिसमें हम एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट डोमेन की बात करते हैं कि अच्छा मुझे आज कम्युनिकेशन या संचार का टॉपिक पढ़ना है तो आज मैं पूरा संचार समझ के रहूँगी, तो ये सही हो गया। फिर टीचिंग में हम किस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है, और लर्निंग में आप उसको कैसे रिसीव कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। कई सारा आपका इनकरेक्ट, तो बी और सी हो गया इनकरेक्ट। सही आंसर होगा आपका ए, डी और ई। तो ए, डी और ई के साथ आपकी सही चॉइस बैठती है 4। अगला क्वेश्चन है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम के। तो टीचिंग लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं नेट के पेपर पिछले 5-6 साल से सॉल्व कर रही हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, अभी भी उतना नहीं हुआ है पर थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये क्या हो गया, प्रायर एक्सपीरियंस का इफेक्ट। तो ये एक बेनिफिट पॉइंट है कि मैं उस चीज़ को शायद ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ जो मैंने आज से 2 साल पहले की थी। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा है कि मेरा रुझान उसको समझने के प्रति है या नहीं, वो भी ज़रूरी है। और तीसरा है कि किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एक 5 साल के बच्चे को आप जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और एक 10 साल के बच्चे को अगर आप वही कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि जो उम्र में बड़ा है, जिसका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा है, उसको वो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है अगर सेम डिफ़िकल्टी का सेम टॉपिक की हम बात करें तो ए, सी और डी यहाँ पर करेक्ट आंसर्स हो गए। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत ही भ्रमित क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए हैं। थीसिस राइटिंग में कौन सा सप्लीमेंटल पेजेस है, मतलब अगर आप लगा दो तो अच्छा है, नहीं लगाओ तो भी चल जाएगा, पर टेबल ऑफ कंटेंट ज़रूरी है, कंक्लूजन मस्ट है। अगर कंक्लूजन ही नहीं है तो आपकी थीसिस का कोई अभिप्राय नहीं है, और आपने थीसिस की है तो आपने उसके पीछे कुछ तो स्टडी की होगी, तो बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक चीज़ बचती है, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स। तो अंदर आपने टेबल्स और फिगर्स तो डाले ही हैं, अगर आप आगे या पीछे उसको सप्लीमेंटल पेजेस की तरह डाल देते हैं कि अच्छा इस पेज पे ये टेबल है, इस पेज पे ये फिगर है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं डालते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, तो वो क्या हो गई, सप्लीमेंटल इन्फॉर्मेशन। आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भी चलेगा, पर ऐसा नहीं है कि उसके बिना आपकी थीसिस अधूरी है। तो ये हो गया आपका 4। अगला है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफेक्टिव टीचिंग के लिए, जो की चीज़ है जिसको हम बोलेंगे सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछना, स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स लेना, ये महत्वपूर्ण है पर की नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन किस तरीके से हो रहा है, मैं प्रोजेक्टर पे पढ़ा रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ या वाइट बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। रिसर्च पर डिस्कस किया है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको आप और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक्शन रिसर्च काम में लेंगे, और ये टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमने बात की थी। तो इसमें 2 करेक्ट आंसर हो गया आपका एक्शन रिसर्च। तो इसके साथ हमने 25 क्वेश्चन किए, अगले 25 क्वेश्चन हम अगली कक्षा में देखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसके सारे, अगर आपको मैथ्स के लिए या डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए स्पेसिफिकली डाउट्स हैं तो इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डोर स्टेप ट्यूटर पे दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और जो टॉपिक्स हमने यहाँ पर बात की है जो इम्पॉर्टेंट हैं और हमें लगता है कि अगले नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। आपके अगले नेट एग्ज़ाम के लगभग 1-2 महीने पहले हम उसको वापस एक फ्लो में लेंगे। तो अगर आप एक सब्सक्राइब है इस चैनल पर तो आपको ये बेहतरीन रूप से मिलते जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा जब भी नेट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।